हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आजकल हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ कर रहे हैं प्रीलिम्स 2024 के लिए। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। आज हम 35वां वीडियो कर रहे हैं। हर वीडियो में हम 10 या 11 क्वेश्चंस करते हैं। आर्ट एंड कल्चर, खास तौर से मेडिवल आर्ट एंड कल्चर पे कुछ क्वेश्चंस, यूजुअली दे आर ऑन आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग्स। इस पे कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं आज के। लेट अस बिगिन विद दीज क्वेश्चंस। In which of the following structures constructed by Delhi Sultans true arches could be constructed? यूजुअली ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें पूछा जा रहा है ट्रू आर्चेस इनमें से किन में बने हुए थे। कल अगर आपने वीडियो देखा हो तो कल मैंने समझाया था कि ट्रू आर्च कैसे बनाया जाता है, किसे ट्रू आर्च कहते हैं। तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क कुतुब मीनार कैंपस में दिल्ली में है, बलबन का टॉम महरौली दिल्ली में, अलाय दरवाज़ा कुतुब मीनार कैंपस दिल्ली में। तो यहाँ पर किस में से ट्रू आर्च हुआ करता है? मैंने आपको बताया ट्रू आर्च में एक की स्टोन होता है और उसके बाद फिर ये सपोर्टिंग स्टोन होते हैं और इस तरीके से एक आर्च बन जाता है और ये पिलर्स पे यहाँ रेस्ट करता है। इसे ट्रू आर्च कहते हैं। कल मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी और इससे ये जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये इक्वल हो जाता है और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े वेट्स इसके ऊपर रखे जा सकते हैं। ये ट्रू आर्च होता है। तो इससे पहले ऐबक नेवर वांटेड, या ऐबक के उस समय वो नहीं, ऐबक ने चाहा कि पर्शिया से आर्किटेक्ट्स आए से बनाएं, तो ऐबक ने तो ये सिस्टम नहीं शुरू किया। लेकिन बलबन का टॉम्ब पहला अक्षर था जहां पर ट्रू आर्च इस्तेमाल होता है। और अलाय दरवाज़ा जो कुतुब मीनार कैंपस में है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया हुआ, यहाँ 3 ट्रू आर्चेस हुआ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, इस एरिया में जाकर देखेंगे कुतुब मीनार में, यहाँ पे 3 ट्रू आर्चेस हुआ करते हैं। और यहीं पर जो अलाय दरवाज़ा है, यहाँ पर पहला साइंटिफिक डोम भी बनवाया गया इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। तो बलबन का टॉम, अलाय दरवाज़ा, इन दोनों में पहली बार ट्रू आर्चेस बनवाए गए थे। तो पहले में ट्रू आर्च नहीं है, इसलिए इसका आंसर 2 और 3 हो जाता है। दिस इज़ फ्रॉम थीम एनसीईआरटी। जो 12th क्लास की बुक्स हैं थीम्स एनसीईआरटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। नाउ विद रेफरेंस टू द सल्तनत पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मेडिवल कुछ एरिया हैं और उनके रीजन्स हैं, उनके नाम हैं, उस समय नाम क्या थे और आज वो क्षेत्र कौन सा एरिया है। और यहाँ से ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में पिछले कुछ सालों से आने लगा है। तो गौड़, द्वार समुद्र, जाजनगर, कामरूप, इनको मैच करना है। कौन से पेयर सही से मैच हैं? गौड़ बंगाल को कहते थे, बंगाल का पहले नाम गौड़ हुआ करता था, तो ये पहला पेयर सही है। द्वार समुद्र कर्नाटक का एरिया है, हलेबीडु का एरिया है जो कर्नाटक का क्षेत्र है, ये भी सही है। जाजनगर महाराष्ट्र नहीं है, ये उड़ीसा का एक नाम जाजनगर भी मिल जाता है, तो ये गलत हो जाता है। कामरूप आसाम है, कामरूप आसाम है, ये भी गलत है। तो पहला दूसरा सही है और तीसरा चौथा गलत है। ये ऐसे रीजन्स वाले क्वेश्चंस, मैचिंग करने वाले क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। द अर्लीस्ट प्रूफ ऑफ इंडो अरब इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्ट वॉज द अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत विच केम टू बी नोन एज। आपको मैंने लेक्चर्स में बताया है कि अरब, भारत से बहुत सारी लिटरेरी मास्टरपीसेस अरब वर्ल्ड जाते हैं, रोमन एम्पायर ध्वस्त हो जाती है और अरब वर्ल्ड दुनिया की इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनने लगता है पोस्ट गुप्ता पीरियड में। ऐसे में ब्रह्मगुप्त की एक इंपॉर्टेंट किताब ब्रह्म सिद्धांत अरब वर्ल्ड जाती है, उसका अरबिक ट्रांसलेशन होता है, जो पहला एक समझ लीजिए अर्लीस्ट प्रूफ है इंडो अरब इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट का। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो ट्रांसलेशन था ये किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर सिंध हिंद हुआ करता है। इसका आंसर सिंध हिंद है। दिस अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत इज कॉल्ड सिंध हिंद। Very very important and very interesting question. अकबर built a hall, इबादत खाना for the purpose of। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, क्या पर्पस था? इबादत माने प्रार्थना करना होता है। ऑफरिंग प्रेयर्स बाय द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली प्रेयर्स अपनी करेंगी, उसके लिए एक अलग से एक रॉयल फैमिली के लिए बनवाया है, या धार्मिक वार्तालाप डिस्कशंस के लिए बनवाया है, या हैविंग ए पर्सनल प्रेइंग चैम्बर, अपने लिए प्रेइंग चैम्बर बनवाया है, या फॉर्मुलेटिंग इस्लामिक लॉज आफ्टर होल्डिंग डिस्कशंस विद थियोलॉजियंस, या ये वो जगह है जहाँ पर इस्लामिक कानून बनाए जाते हैं, शरीयत कानून बनाए जाते हैं और जो थियोलॉजियंस हैं
जो मुल्ला वर्ग के लोग हैं उनसे बात करने के बाद इस्लामिक कानून बनाने की जगह इबादत खाना थी। तो इनमें से कौन सा सही है? अकबर हर बृहस्पतिवार को फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना शुरू किया था। अकबर हर बृहस्पतिवार को सभी धर्मों के लोगों के जो पॉन्टिफ्स होते हैं या थियोलॉजियंस होते हैं उनको बुलाकर उनसे जो धार्मिक वार्तालाप उनके धर्मों के बारे में करता था, उस प्रैक्टिस को इबादत खाना कहते थे। और ये फतेहपुर सीकरी में होती थी, नॉट इन आगरा फोर्ट जो अकबर की कैपिटल थी। तो इबादत खाना वॉज ए प्रैक्टिस डन इन फतेहपुर सीकरी। एवरी थर्सडे अकबर यूज्ड टू होल्ड सच डिस्कशंस बेस्ड ऑन रिलीजन्स। इस्लाम ही नहीं और धर्मों के लोगों को बुलाकर भी, क्रिश्चियनिटी हो या जैनिज़्म हो या और धर्म हो, उन सब से बात करने का जो अकबर का और धर्मों को जानने की जो कोशिश है उसे इबादत खाना प्रैक्टिस कहते हैं। तो बी इसका आंसर हो जाता है। अकबर इनिशिएटेड हिज पॉलिसी ऑफ सुलह कुल विच मेंट बिलीफ इन यूनिटी ऑफ गॉड हेड, यूनिवर्सल पीस, इस्लामिक ब्रदरहुड, सिस्टम ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल डिस्प्यूट्स। अकबर की एक पॉलिसी थी जिसका नाम सुलह कुल है। उसका मतलब क्या था? क्या ये एक ही गॉड में विश्वास होना है, या इस यूनिवर्सल पीस है, या इस्लामिक ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, या जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने का एक सिस्टम है, उसे सुलह कुल कहते हैं। तो आपको पता है अकबर की सारी पॉलिसी का निचोड़ पीस फॉर ऑल है, यूनिवर्सल पीस है। अकबर की ये पॉलिसी थी, इसका नाम सुलह कुल है, इसे यूनिवर्सल पीस कहते हैं। सबके लिए शांति अकबर की बेसिक पॉलिसी हुआ करती थी। बी इज द आंसर। कलीलाह व दिमना वॉज एन अरेबिक वर्जन ऑफ। कलीलाह व दिमना ये अरेबिक वर्जन है किसका? महाभारत का, महाभाष्य का, पंचतंत्र का या सूर्य सिद्धांत का। कलीलाह व दिमना अरेबिक ट्रांसलेशन है पंचतंत्र का। कलीला व जिमना दो जयकाल हुआ करते हैं। तो जो पंचतंत्र की कहानियां हैं उस जैसा ही अरेबिक वर्जन हुआ करता है एक कलीला व दिमना। और ये जो ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर है, या पहले का हिंदुस्तान था, उसी क्षेत्र में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का रीजन और ईरान का जो बॉर्डर है, वहीं पर ये पहली बार पढ़ी जाती है। आज का हिंदू अखबार पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ये वही क्षेत्र है जहाँ चाबहार पोर्ट बनाया गया है, वहीं पे पहली बार कलीला व दिमना रीड की गई थी, पढ़ी गई थी। ये पंचतंत्र जैसी एक किताब हुआ करती है कलीला व दिमना, अरब भाषा में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में जो कल्चरल डेवलपमेंट हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। अकबर अंडरटुक ट्रांसलेशंस ऑफ वेरियस संस्कृत बुक्स इनटू पर्शियन। बहुत सारी संस्कृत किताबों का अकबर ने फारसी में अनुवाद करवाया है। महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अंडर द टाइटल ऑफ रज़्मनामा। महाभारत का भी फारसी अनुवाद हुआ है लेकिन उसका फारसी अनुवाद कहलाता है रज़्मनामा। मुगल्स डिड नॉट अंडरटेक ट्रांसलेशंस ऑफ संस्कृत वर्क्स ऑन म्यूजिक। मुगलों ने म्यूजिक पे जो किताबें संस्कृत की हैं उनका फारसी अनुवाद नहीं करवाया, एज म्यूजिक वॉज कंसिडर्ड अन इस्लामिक, क्योंकि म्यूजिक अन इस्लामिक माना जाता है, इसलिए नहीं करवाया गया। इनमें से कौन सा सही है? अकबर पहला मुगल एम्परर था जिसने बहुत सारी संस्कृत किताबों का फारसी अनुवाद करवाया है, चाहे वो लीलावती हो या अथर्ववेद हो या रामायण हो या महाभारत हो, बहुत सी किताबों का फारसी अनुवाद हुआ है, पहला सही है। महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अंडर द टाइटल ऑफ रज़्मनामा। फैज़ी अकबर का एक ज्वेल हुआ करता है, 9 जेम्स कोर्ट में थे, एक फैज़ी हुआ करता है। फैज़ी के अध्यक्षता में एक टीम बनी है, उन सब ने मिल के रज़्मनामा महाभारत का ट्रांसलेशन किया है, उसे रज़्मनामा कहते हैं। मुगलों ने म्यूज़िक की किताबों का फारसी में अनुवाद नहीं करवाया है क्योंकि म्यूज़िक अन इस्लामिक था, ये गलत है। इनफैक्ट औरंगज़ेब के समय बहुत सारी किताबों का जो संस्कृत में म्यूज़िक में है उनका फारसी में अनुवाद हुआ है, सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब के समय हुआ है। तो ये बात सही है कि म्यूज़िक अन इस्लामिक माना जाता था, औरंगज़ेब भी ऐसा मानता था, लेकिन फिर भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ, ये गलत है। तीसरा गलत हो जाता है, पहला दूसरा सही है। ए इज़ द आंसर। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका रिवीजन करा देते हैं, इनको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है, इनको बहुत ध्यान से सुनिए। द गुरु ग्रंथ साहिब, द होली बुक ऑफ सिखिज्म, कंटेन्स सेइंग्स एंड वर्सेज ऑफ। गुरु ग्रंथ साहब, गुरु अर्जुन देव ने जो गुरुओं की वाणी है उनका संकलन कंपाइलेशन शुरू किया था। अब ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जिसे हम आज कहते हैं होली बुक है सिखों की, इनमें इस होली बुक में किन किन की वाणियाँ हैं, किन किन की वर्सेज हैं, सेइंग्स हैं, सिख गुरुओं की ही हैं क्या, या भक्ति सेंट्स की भी हैं या सूफी सेंट्स की भी हैं? तो इसका आंसर है ऑल द थ्री। सिख गुरुओं की तो वाणी इसमें है ही,
5वें गुरु ने इसका संकलन शुरू किया था। और उसके बाद भक्ति सेंट्स, नामदेव भक्ति सेंट हैं, महाराष्ट्र धर्म के भक्ति सेंट, उनकी सेइंग्स भी हैं, बाबा फरीद की भी सेइंग्स हैं इसमें, सूफ़ी संत वगैरह उनकी सभी की, नामदेव की, तो सूफ़ी संतों की वाणी भी है इसमें, भक्ति सेंट्स की वाणी भी है और सिख गुरुओं की वाणी तो ये हुआ ही करती है। तो तीनों ही धर्मों, तीनों ही एस्पेक्ट्स इसमें मिल जाती हैं। हेंस 1 2 3 इज द आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। ए टिपिकल मुगल पेंटिंग वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ सेवरल पेंटर्स। जो मुगल पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, खासतौर से जहांगीर का पीरियड मुगल पेंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट के अनुसार एक मुगल पेंटिंग एक व्यक्ति द्वारा नहीं, कई लोगों के एक्सपर्टाइज से बनाई जाती थी। एम्परर जहांगीर could discriminate the work of each artist, और जहांगीर was having a special ability to distinguish which part of the painting was painted by which painter। तो इनमें से कौन सा सही है? दोनों सही हैं। एक पेंटिंग में अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी महारत के अनुसार लोग उस पेंटिंग को बनाते थे। अगर नेचुरल सीन है तो नेचुरल सीन वाला पेंटर नेचुरल सीन बना देगा, और अगर बॉर्डर्स बनाने हैं, उस पर कुछ कैलीग्राफी है, तो दूसरा पेंटर कैलीग्राफी का वो बनाएगा। तो ये टीम एफर्ट हुआ करता था, बिल्कुल सही है। और जहांगीर के लिए कहा जाता है कि वो कहता था, शो मी एनी पेंटिंग, आई कैन टेल विच पार्ट हैज बीन पेंटेड बाई विच पेंटर। ही वॉज हैविंग वेरी गुड नॉलेज ऑफ पेंटिंग। इसलिए कह देते हैं जहांगीर का पीरियड मुगल पेंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वैसे हम देखें तो अकबर का पीरियड लिटरेचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, जहांगीर का पीरियड पेंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहा, और शाहजहां का पीरियड आर्किटेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं जहाँ तक मुगल पेंटिंग्स की बात होती है। मुगल पेंटिंग्स में शुरू में सीन्स को छोटा छोटा दिखाया जाता था, इसलिए उन्हें मिनिएचर्स पेंटिंग भी कहते हैं, मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं। मुगलों के बाद ये सिस्टम बंद हुआ। बाद में फिर राजपूत स्कूल और पहाड़ी स्कूल, जो दो स्कूल ऑफ पेंटिंग होते हैं पोस्ट मुगल पीरियड में, उन्होंने फिर मुगल पेंटिंग को अपने रीजनल वर्जन में शुरू किया, जैसे राजपूत स्कूल या फिर पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कह देते हैं। Which of the following books was an effort to explore the diversity of religions and unity of Islam and Hinduism? इनमें से कौन सी किताब है जो हिंदुइज्म और इस्लाम की एक कंपैरेटिव स्टडी है, उनके बीच में एक सामंजस्य बैठा हुआ है, उसको बताने की कोशिश है। सिर अकबर है, रज़्मनामा है, नूर सिफिर है, या मजमा उल बहरीन है। सिर अकबर उपनिषद का फारसी अनुवाद है, ये दारा शिकोह ने किया था। सिर अकबर दारा शिकोह द्वारा किया गया फारसी अनुवाद है उपनिषद का। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। नूर सिफिर अमीर खुसरो की किताब है, 9 आसमान, जिसमें वो भारत के वातावरण की, भारत के लोगों की, यहाँ के विजडम की तारीफ करता है। मजमा उल बहरीन का मतलब होता है पानी की धाराओं का मिल जाना। मजमा माने मिल जाना, बहरीन माने पानी की धारा, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 ओशंस। दारा शिकोह कहता है अपनी किताब में, इस्लाम और हिंदुइज्म 2 पानी की धाराओं की तरीके से आगे चल के इनको मिल जाना है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 ओशंस, इंटरमिंगलिंग ऑफ 2 स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इसकी किताब कहलाती है, दारा शिकोह की लिखी हुई किताब है मजमा उल बहरीन। इसलिए ये इसका आंसर डी हो जाता है। डी इज द आंसर। सो दीज आर सर्टेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस जो आपको रिवीजन करा रही हैं। आप पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, आपका जस्ट रिवीजन है। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस ऑन मुगल और मेडिवल आर्ट एंड कल्चर। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए प्रपॉन IAS को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।